इन तीन लोगों का आंख मूंद कर भरोसा कर लेना, जीवन में कभी धोखा नहीं देंगे। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई दोनों गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल से एक शर्त ठहरा रखी थी कि अगर तुम मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं वहीं से वापस अपने घर लौट आऊंगा। तो गंगाराम पटेल भी उनसे ये कह देते हैं कि भाई, जहां तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं ना दे सकूं, आप वहां से वापस हो आना। इस प्रकार वे दोनों गंगा स्नान करने के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक जगह शाम हो जाती है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहने लगे कि हे नाई, देखिए सामने बड़ा सुंदर शहर दिख रहा है और हम आज रात इसी शहर में रुकेंगे। तो देखिए दर्शक बंधु, वे दोनों उस शहर में चले जाते हैं। उस शहर का नाम था करमपुर। वो नगर बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर और भव्य शहर था। उस शहर में वे दोनों रुक जाते हैं और एक स्थान पर एक धर्मशाला देखते हैं। धर्मशाला किराए पर लेते हैं और दोनों ठहर जाते हैं। अब गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहने लगे कि बुलाकी नाई, ऐसा कीजिए, आप पैसे लेकर बाजार जाओ और बाजार से हमें खाने पीने के लिए भोजन और हमारे घोड़े के लिए दाना घास लेकर आओ। तो श्रोताओं, गंगाराम पटेल से पैसे लेकर के बुलाकी नाई उस शहर को चल देता है। नाई उस शहर में चला जा रहा था। वो शहर बहुत सुंदर था, देखने में बड़ा मनमोहक लग रहा था। और उस शहर में बुलाकी नाई सामान खरीदने लगता है। सामान खरीदने के बाद बुलाकी नाई वापस लौटने लगता है। मित्रों, नाई गंगाराम पटेल से पूछने के लिए कोई ना कोई प्रश्न ढूंढ कर ले जाते थे। आज नाई सोचता जा रहा था कि कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसका जवाब गंगाराम पटेल के पास ना हो, और जब वे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं यहीं से अपने घर वापस लौट जाऊंगा। यही सोचकर नाई उस शहर के मेन चौराहे पर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि कुछ भीड़ लगी हुई थी, और उस भीड़ में उसने क्या देखा कि एक राजा का लड़का अपनी पत्नी के साथ वहां आता है, और उसकी पत्नी की गोदी में एक 10 दिन का नवजात शिशु था। और उस बच्चे को लेकर के राजा का पुत्र और उसकी पत्नी दोनों चौराहे पर आते हैं। उस चौराहे पर एक पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी। उस प्रतिमा पर उस राजकुमार ने अपने पुत्र को, जो कि उसका पहला पुत्र था, उसकी गर्दन को काटकर उस पत्थर की प्रतिमा को खून से नहला दिया। और जैसे ही उसको खून से नहलाया तो एकदम से राम राम कहते हुए वो पत्थर की प्रतिमा एक सुंदर युवक में बदल गई। पत्थर का शरीर एकदम मानव शरीर में बदल गया। अब तो देखने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और यही दृश्य बुलाकी नाई भी देख रहा था। तो दर्शक बंधु, बुलाकी नाई ने जब यह दृश्य देखा तो यह दृश्य देखकर के मन में विचार करने लगा कि अब गंगाराम पटेल से मेरा पीछा छूट जाएगा। वो इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं दे पाएगा। क्या कारण है? इस राजकुमार और राजकुमार की पत्नी ने अपने लड़के को काटकर इस प्रतिमा के ऊपर रक्त से क्यों नहलाया? और प्रतिमा को जैसे ही नहलाया तो प्रतिमा में से एक व्यक्ति निकल कर आया। उसका पत्थर का शरीर समाप्त हो गया। तो ये विचार करके नाई गंगाराम पटेल के पास चल देता है। रास्ते में विचार करता हुआ आ रहा था, और आकर के गंगाराम पटेल से कहने लगा कि पटेल जी, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं वापस अपने गांव जा रहा हूं। तो गंगाराम पटेल कहने लगे कि देखिए बुलाकी नाई, मेरा तेरा रोजाना का काम है। तू प्रतिदिन प्रश्न लाता है और मुझे उसका जवाब देना होता है। मैं तेरे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, इसलिए पहले हमें भोजन बना और घोड़े को दाना घास खिला। गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुलाकी नाई जल्दी से अपने लिए भोजन बनाता है, घोड़ों को दाना घास खिलाता है, और खाना बनाने के बाद गंगाराम पटेल को भोजन करा देता है। मित्रों, भोजन कराने के बाद गंगाराम पटेल के लिए बिस्तर भी लगा देता है
उसके बाद वे दोनों अपने अपने बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। तब गंगाराम पटेल कहते हैं कि हे बुलाकी नाई, अब तू अपना प्रश्न पूछ, तू क्या पूछना चाहता था। तब बुलाकी नाई कहने लगा कि देखिए पटेल जी, मैं जब इस शहर में गया था तो वास्तव में यह शहर बड़ा सुंदर था, इसका नजारा देखते ही बनता था। परंतु जब मैं इसके मेन चौराहे पर आया, जब मैं शहर के मेन चौराहे पर आया तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। गंगाराम पटेल ने पूछा कि वो तुमने क्या दृश्य देखा। तब नाई, जो नाई ने वहां देखा था वो सारी घटना पटेल जी को सुना डाली। कहने लगा, हे पटेल जी, इस शहर का एक राजकुमार दंपति अर्थात दोनों पति पत्नी, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने एक 10 दिन के बालक को लेकर के आते हैं, जो कि एक लड़का था। उसे लेकर चौराहे पर आते हैं। चौराहे पर एक मानव की प्रतिमा खड़ी थी जो पत्थर की मूर्ति थी। उस प्रतिमा पर राजकुमार ने अपने लड़के को तलवार से काटकर उसका रक्त चढ़ा दिया, उस पत्थर की प्रतिमा को नहला दिया और जैसे ही स्नान कराया तो उस पत्थर की प्रतिमा में से एक बड़ा सुंदर युवक बन जाता है, अर्थात पत्थर का शरीर उसका समाप्त हो जाता है और वे दोनों मित्र बड़ी हंसी खुशी से मिलने लगे। नाई बोला, हे पटेल जी, अब आप ये बताइए कि इस बात का रहस्य क्या है। तो बुलाकी नाई की बात सुनकर के गंगाराम पटेल कहने लगे कि बस छोटी सी बात है, तो अब इसे ध्यान से सुनो। मित्रों, गंगाराम पटेल भी बड़े दिमागदार थे, बड़े विद्वान थे, उस जमाने के माने हुए विद्वान थे। तो बुलाकी नाई से कहने लगे, बुलाकी नाई, कुशीनगर नामक शहर था और उस शहर में एक अंगनपाल नामक राजा राज करते थे। राजा अंगनपाल बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उन राजा के यहां एक राजकुमार का जन्म हुआ था। धीरे धीरे राजकुमार जब बड़ा हुआ तो राजकुमार की मित्रता वहां के सेनापति के बेटे से हो जाती है। राजकुमार और सेनापति का बेटा दोनों हर समय साथ साथ रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों की मित्रता इतनी चरम पर थी कि दोनों एक साथ रहना, एक साथ घूमना, एक साथ भोजन करना, ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। राजकुमार 24 घंटे हर वक्त सेनापति के लड़के को अपने साथ रखता था। इधर गंगाराम पटेल कह रहे हैं, हे बुलाकी नाई, जरा ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है कि राजकुमार और उसका सेनापति का लड़का दोनों एक साथ घोड़े पर बैठकर आखेट के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। शिकार खेलने के लिए एक सुनसान जंगल में चले जाते हैं। काफी दौड़ धूप करने के बाद भी उन दोनों को कोई शिकार नहीं मिलता है और जब आखेट नहीं मिला तो राजा का लड़का जो था उसको बहुत तेज प्यास लग जाती है। राजा के बेटे को बहुत तेज प्यास लगी हुई है। तो राजकुमार कहने लगा कि देखिए मित्र, मैं थोड़ी बहुत देर में मरने वाला हूं, मुझे जैसे भी हो पानी लेकर आइए वरना प्यास से मेरा दम निकल जाएगा। तो सेनापति का लड़का विचार करने लगा कि यदि राजा का लड़का मर गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूं। तो वो पानी खोजने के लिए चल पड़ता है। अपने मित्र राजकुमार को वहीं छोड़ देता है। राजकुमार एक पेड़ के नीचे आराम से लेटकर अपने दोस्त के लौटने की प्रतीक्षा करने लगता है। उधर सेनापति का पुत्र जो था वो अपने हाथ में तलवार लेकर के पानी की खोज में चल देता है। चलते चलते उसे जंगल में एक भव्य और शानदार बावड़ी मिलती है। उस बावड़ी में सेनापति का पुत्र एक पात्र लेकर के पानी भरने के लिए अंदर घुस जाता है। जब अंदर पहुंचता है तो उसमें एक बड़ी ही सुंदर, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, एक ऐसी लड़की हंसती हुई दिखाई देती है। तो राजकुमार का दोस्त यानी कि वो सेनापति का लड़का मन में विचार करता है कि ये इसमें कौन हंस रही है,
परंतु मुझे तो अपने मित्र के लिए पानी ले जाना है। सेनापति का बेटा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो पात्र को पानी से भर लेता है। पानी भरकर जैसे ही वो उस पात्र को लेकर चलता है तो उसने देखा कि उसी जल के पात्र में वो लड़की हंस रही है। अब तो सेनापति का पुत्र विचार करने लगा कि यदि इस लड़की को हमारे राजकुमार देख लेंगे तो वे जरूर इसे देखकर इसके पाने के लिए मचलने लगेंगे। वो जिद करेंगे कि मैं इसी के साथ शादी करूंगा। तो मन में विचार करके वो एक उपाय सोचता है। वह उस पानी में धूल मिला देता है ताकि वो लड़की दिखाई ना दे, और धूल से उस पानी को गंदा करके राजकुमार के पास कुचल देता है। श्रोताओं, जब सेनापति का लड़का राजकुमार के पास पानी लेकर के आया तो जवाब दिया, लो मित्र पानी पी लो। राजकुमार बोला, यार ये तो पानी गंदा है, कहां से लाया है? जवाब दिया, एक छोटा सा पोखरा था, मैं उसमें से ही भरकर लाया हूं। तो राजकुमार कहने लगा, इसकी मिट्टी बैठ जाने दो, तब मैं इसे पी लूंगा। दोस्तों, जब मिट्टी बैठ जाती है तो पानी साफ हो जाता है, और पानी साफ हुआ तो वो लड़की हंसती हुई उस पात्र के अंदर दिखाई देने लगी। अब जब राजकुमार ने पानी का पात्र अपने हाथ में लिया और वो लड़की हंसती हुई दिखाई देने लगी तो राजकुमार उस पर आसक्त हो गया। राजकुमार कहने लगा कि ये बताओ तुम ये पानी कहां से लाए हो? तो सेनापति का लड़का कहने लगा, एक पोखर से लेकर आया हूं। राजकुमार बोला कि मैं ऐसे पानी नहीं पीऊंगा, जब तक तुम मुझे वहां लेकर के नहीं चलोगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। राजा का लड़का उस लड़की की सुंदर तस्वीर पर मचल जाता है। सेनापति का पुत्र समझाता है, मित्र तुम पानी पियो और उसके चक्कर में ना पड़ो, ये सब मनुष्य को भरमाने के लिए माया होती है। सेनापति के बेटे की बात सुनकर राजकुमार फौरन तलवार निकाल लेता है और कहता है, मित्र मैं तुझे भी मार दूंगा और स्वयं भी मर जाऊंगा, नहीं तो मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां से तुम जल लेकर आए हो। अब तो सेनापति के पुत्र के पास कोई विकल्प नहीं था और वो उस राजकुमार को लेकर के उसी बावड़ी पर पहुंच जाता है। बावड़ी पर जब आया तो बावड़ी के बाहर उसी लड़की की प्रतिमा बनी हुई थी जो उसे पानी के अंदर हंसती हुई दिखाई दे रही थी। अब तो राजकुमार ने उस लड़की की प्रतिमा के पास पहुंचकर, प्यास तो उसे बहुत तेज लगी हुई थी, वो उस लड़की से रट लगाने लगता है कि मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वो विचार करने लगा कि ये लड़की जैसे भी संभव हो मुझे मिलनी चाहिए, इसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए। मित्रों, वह राजकुमार उस लड़की के पास रट लगाए जा रहा था कि मुझे पानी पिलाओ। सेनापति का पुत्र मन में विचार करने लगा कि अब मैं इसे कैसे बचाऊं, ये तो प्यासा मर जाएगा, और यदि ये मर जाता है तो राजा मुझे अवश्य ही फांसी की सजा दे देगा। तो मित्रों, वो सेनापति का बेटा राजकुमार को वहीं छोड़कर उस बावड़ी के पास में जो गांव था उस गांव में पहुंच जाता है, और उस गांव में पहुंचकर वहां के जो वृद्ध लोग थे उनसे पूछने लगता है कि इस गांव से दूर जो बावड़ी बनी हुई है वो बावड़ी किसने बनवाई है? तो गांव वाले कहने लगे कि हमारे गांव के ही एक मिस्त्री ने उस बावड़ी को बनाया है। जवाब दिया, मुझे उससे थोड़ा काम है, मैं भी एक ऐसी ही बावड़ी बनवाना चाहता हूं, मुझे आप उसका पता बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस प्रकार गांव वालों ने उस मिस्त्री का जो घर था वो बता दिया। सेनापति का लड़का जब उस मिस्त्री के घर पहुंचता है तो पूछने लगा, भाई मुझे एक बात बताओ, क्या वो बावड़ी आपने बनाई है? जवाब दिया, हां वो मैंने ही बनाई है। तब सेनापति का लड़का उस मिस्त्री से पूछता है, तो मुझे ये बताइए
उस बावड़ी की दीवार पर तुमने एक सुंदर सी लड़की की प्रतिमा बना रखी है। वही लड़की जल के अंदर दिखाई देती है। बताओ वो प्रतिमा कौन है और किसकी है? और जो जल के अंदर हंसती हुई दिखाई देती है वो लड़की कौन है? तब मिस्त्री कहता है, देखिए बेटी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 50 वर्ष पहले मैंने उस बावड़ी को बनाया था। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब इतनी सामर्थ्य नहीं बची है कि मैं तुम्हें उस बावड़ी तक ले चलूं। मैं तुम्हें उसका रहस्य यहीं से समझाए देता हूं। वो लड़की एक नाग कन्या है और उसी बावड़ी के अंदर एक भव्य महल बना हुआ है। उस भव्य महल में एक नागराज अपनी पुत्री के साथ, अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में एक बड़ी सुंदर लड़की है और उसी लड़की की प्रतिमा मैंने बावड़ी की दीवार पर बनाई है। वही लड़की उस पानी में हंसती हुई दिखाई देती है। मित्रों, ये बात सुनकर के सेनापति का पुत्र बोला कि देखिए श्रीमान जी, आप मुझे ये बताइए कि वो लड़की किस तरीके से हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मेरा एक मित्र है, राजा का लड़का है और वो उससे शादी करने की ठान कर बैठा है। उस बावड़ी पर बैठा हुआ प्यास से मर रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है और उस पत्थर की प्रतिमा से जो बावड़ी की दीवार पर बनी है, उस मूर्ति के आगे रट लगाए जा रहा है कि पानी पीऊंगा तो इसी लड़की के हाथ से। तो मिस्त्री कहने लगा, देखिए बेटी, यदि तुम उस लड़की को पाना चाहते हो तो तुम उसे ऐसे नहीं पा सकते। वो एक इच्छाधारी नाग की बेटी है। तुम एक काम करो, तुम इस शहर में जाकर एक ढाल बनवाओ और ढाल के ऊपरी भाग पर लोहे के कांटे लगवा दो और उस ढाल को ले जाकर चुपचाप एक पेड़ पर जाकर बैठ जाना। हर रोज वो नाग उस बावड़ी से बाहर निकलता है और कल प्रातःकाल को जब वो नाग उस बावड़ी से बाहर निकले तो वो अपनी मणि रखकर भोजन की तलाश में इधर उधर जाएगा। जैसे ही वो थोड़ा सा दूर निकले तो उसकी मणि को अपनी ढाल से ढक देना। ध्यान रहे तुम उसके नजदीक मत पहुंच जाना, नहीं तो वो नाग तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। और जब अंधेरा हो जाएगा तो नाग वापस लौटेगा और उस ढाल में फन मार मार कर मर जाएगा। फिर नाग के मरने के बाद तुम उस मणि को उठा लेना और मणि को लेकर उस बावड़ी के अंदर चले जाना। वहां एक नाग कन्या रहती है और उससे तुम्हारे मित्र की शादी करवा देना। परंतु ध्यान रखना, मैं तुम्हें 3 बातें और बताता हूं, जिन्हें भी तुम ठीक से समझ लो। ये तुम्हारे वहां पर बहुत काम आएंगी। तब सेनापति का लड़का कहता है, बताइए काका जी, मैं आपकी तीनों बातों को ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तब वो मिस्त्री कहता है कि पहली बात ध्यान से सुनो। जब आप नाग कन्या को ब्याह कर ले जाओगे तो उसका एक बड़ा भाई बड़ा कमबख्त है। वो भाई वृक्ष का रूप धारण करके तुम्हें मारने का प्रयास करेगा और बड़ा शानदार वृक्ष बनकर आपके रास्ते में खड़ा हो जाएगा। और वो तुम्हारे रास्ते में जब मिलेगा तो देख लेना, मैं तुम्हें उसकी पहचान बताए देता हूं कि उस पर आपको दूर से सर्प के चिन्ह दिखाई दे जाएंगे। तो तुम पहचान जाना। यदि तुम उस वृक्ष के नीचे से निकले तो ध्यान रखना, वो वृक्ष तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम्हें उसी में मार डालेगा। सेनापति का लड़का कहता है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं, इसका भी बचाव मैं कर लूंगा। तब वो मिस्त्री दूसरी बात बताता है कि जब तुम अपने शहर में पहुंच जाओगे, अपने गांव में पहुंच जाओगे, तो तुम्हारे शहर का जो मेन दरवाजा है, उस दरवाजे पर उसका दूसरा भाई बैठा मिलेगा। नाग कन्या का वो भाई भी बड़ा बलशाली है। वो सीधा सामना नहीं करेगा, परंतु उस दरवाजे को तुम्हारे ऊपर जरूर गिरा देगा, जिसके नीचे दबकर तुम मर जाओगे। सेनापति का लड़का कहता है, चलो मैं इससे भी बचाव कर लूंगा। अब तीसरी बात बताओ। तब वो मिस्त्री तीसरी बात बताता है
कि जब वो राजकुमार इस नाग कन्या के साथ शयन कक्ष में जाएगा तो रात के ठीक 12 बजे उस नाग कन्या के मुख से एक भयंकर नागिन निकलेगी जो रिश्ते में उसकी सगी बहन होगी। वो नागिन उस राजकुमार को खा जाएगी। सेनापति का लड़का बोला, ठीक है चाचा जी, मैं अपने मित्र को उससे भी बचाने का प्रयास करूंगा। तब मिस्त्री कहता है, देखिए बेटी, अब मेरे मरने का समय नजदीक आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं, परंतु तुमने ये बातें किसी को नहीं बतानी है। अगर तुमने ये बातें किसी को बताई तो तुम पत्थर के बन जाओगे। सेनापति का लड़का बोला, ठीक है, मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। इतना पूछने के बाद वो सेनापति का पुत्र अपने मित्र राजकुमार के पास जाता है। जब वो बावड़ी पर आया तो उसने देखा कि राजकुमार रट लगाए बैठा था। वो ना किसी की सुन रहा था ना किसी की मार रहा था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, पानी पीऊंगा तो इसी लड़की के हाथ से, और मुझे अगर ये नाग कन्या नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। उधर वो सेनापति का लड़का नगर में जाता है और एक लोहार से जाकर मिलता है। लोहार को कुछ असरपियां देकर एक ढाल बनवाता है। ढाल के ऊपरी हिस्से पर कुछ नुकीली चीजें जड़वाता है और एक रस्सा लेता है और रस्से के साथ और ढाल के साथ अपने मित्र के पास आ जाता है। जब रात्रि हो जाती है तो राजकुमार वही रट लगाए बैठा था। वो मानने को तैयार ही नहीं था और कहते भी हैं कि राजा योगी अग्निजल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो, थोड़ी पालियो प्रीत। मित्रों, राजकुमार उसी नाग कन्या की मूर्ति के सामने बैठकर पानी की गुहार लगा रहा था और इधर जो सेनापति का बेटा था वो एक वृक्ष पर चढ़कर हाथ में ढाल लेकर बैठ जाता है और पूरी रात बैठा रहता है। जब सुबह के 4 बजते हैं तो नागराज उस बावड़ी से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर के कुछ दूर जाकर उसने अपनी मणि को निकालकर रख दिया और मणि जगमगाने लगती है। मणि से दिव्य प्रकाश निकलता है। वो नाग उस मणि के प्रकाश में इधर उधर निकल जाता है। मित्रों, उस रात राजकुमार का जो दोस्त था यानी सेनापति का लड़का, वो उस पेड़ पर बैठा बैठा देख रहा था। तभी वो क्या करता है, रस्से में उस ढाल को बांधता है और धीरे धीरे नीचे को उतारता है। और जब नाग दूर चला जाता है तो वो उस मणि को ढक लेता है और जैसे ही मणि ढकी एकदम से अंधेरा छा गया। अंधेरा हो गया तो नाग ने सोचा किसी ने मेरी मणि ले ली है, तो घबराकर नाग वापस लौटता है और वापस लौट करके उसी स्थान पर आया तो उसे दिखाई दे गया कि मेरी मणि इसी ढाल के अंदर दबी हुई है। अब तो वो उस ढाल पर अपना फन मारने लगता है और जैसे ही नाग फन मारता है तो उस ढाल पर नुकीले कांटे लगे हुए थे। वे कांटे उस नाग के फन में चुभ जाते हैं। वो नाग फन फटक पटक कर मर जाता है। नाग के मरने के बाद सेनापति का पुत्र नीचे उतरता है। नीचे उतरकर उसने अपनी ढाल को हटाया और ढाल को हटाने के बाद मणि को अपने हाथों में ले लिया। मणि लेकर के अपने मित्र राजकुमार के पास आता है और कहता है, मित्र, अब चलिए मैं तुम्हें उस लड़की से मिलाए देता हूं जिसके लिए तुम इतने बेचैन थे। लड़की से मिलने का नाम सुना तो राजकुमार एकदम खुश हो गया। राजकुमार को लेकर के सेनापति का पुत्र उस बावड़ी से नीचे उतर जाता है और बावड़ी में नीचे उतरने के बाद देखता है कि एक बड़ा शानदार महल बना हुआ है। बड़ा भव्य महल उस बावड़ी के अंदर बना हुआ था। पानी के अंदर उस महल में दोनों चले जाते हैं। उन्होंने महल में जाकर देखा तो एक परम सुंदरी 18 वर्षीय लड़की उस महल में आराम से खेल रही थी। श्रोताओं दोनों उस लड़की के पास में जब पहुंचते हैं, उधर वो लड़की उन दोनों को देखकर घबरा जाती है। वो एकदम पूछती है कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो।
तो लड़की से वो दोनों कहते हैं कि हम परदेसी हैं और रास्ता भूल गए हैं, इसलिए तुम्हारे पास आ गए हैं। तब लड़की कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से भाग जाओ। अगर मेरे पिताजी आ गए तो वे अवश्य ही तुम्हें मार डालेंगे। तब सेनापति के बेटे ने बताया कि हमें तुम्हारे पिता का कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता को हमने पहले ही मार दिया है। मित्रों, अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर वो लड़की बहुत दुखी होती है और उनसे कहने लगी कि अब मैं कहां जाऊंगी और मेरा अब क्या होगा, कौन मेरी देखभाल करेगा। तो सेनापति का पुत्र बोला कि देखिए, आप परेशान ना होइए, मेरे साथ मेरा मित्र है जो कुशीनगर के राजा का पुत्र है। आप इनके साथ विवाह कर लीजिए। आप बड़े आराम से महल में रानी बनकर के रहना, आपको भी जीने का सहारा मिल जाएगा। तो श्रोताओं, वो लड़की उनकी बात मान लेती है। उसके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। उसने उस राजा के लड़के से विवाह कर लिया। सेनापति का बेटा उन दोनों को वहीं पर शादी करा देता है और शादी करने के बाद राजकुमार, नाग कन्या और सेनापति का पुत्र उस मणि के सहारे तीनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर के अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और आगे के लिए चल देते हैं। अपने शहर, अपने राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं। बड़ी खुशी के साथ वे तीनों चलते चले जा रहे थे। पर मित्रों, जो सेनापति का पुत्र था उसे पहले से ही पता था कि एक वृक्ष मिलेगा और वो बड़ा विशाल होगा, जो इस नाग कन्या का भाई होगा। इसलिए सेनापति का बेटा बड़ा ही चौकन्ना होकर जा रहा था। आगे जाकर उसने देखा कि एक बहुत विशाल वृक्ष खड़ा है और उस वृक्ष के ऊपर नाग के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। सर्प के चिन्ह देखकर सेनापति का पुत्र समझ जाता है कि ये वही नाग है। तो वो अपने मित्र राजकुमार से कहने लगा कि मित्र, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारा नया नया विवाह हुआ है, इसलिए हम लोग बड़े प्रसन्न हैं और हम आपस में एक शर्त लगाना चाहते हैं। राजकुमार कहता है, बताइए क्या शर्त लगाओगे? तब सेनापति का लड़का कहता है कि हम अपने अपने घोड़ों की दौड़ कराएंगे। जिसका घोड़ा आगे निकल जाएगा वो विजेता माना जाएगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, चलिए दौड़ाइए अपना घोड़ा, देखते हैं कि आप हमसे कैसे जीत पाते हो। मित्रों, तो उस वृक्ष के नीचे वो सेनापति का पुत्र बड़ी चालाकी से काम लेता है और राजकुमार को बड़ी तेज गति से दौड़ाता है। सेनापति का पुत्र बड़ा होशियार था। उसने राजकुमार और उसकी पत्नी को आगे कर लिया और स्वयं पीछे हो गया। और जैसे ही वो आगे निकले, उसी वक्त वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मित्रों, वृक्ष नीचे गिरा तो राजा का लड़का कहने लगा, अरे यार, बहुत अच्छा किया जो हमें बचा दिया, नहीं तो हम इस वृक्ष के नीचे दबकर मर जाते। वो नाग कन्या सब बातें समझ जाती है। नाग कन्या कहने लगी कि ये सेनापति का जो पुत्र है ये बड़ा चालाक और विद्वान है, इसे कहीं ना कहीं से ये पता था। खैर चलिए, कोई बात नहीं, मैंने इनसे शादी कर ली है और अब इन्हें बचाना भी जरूरी है। इस प्रकार वे तीनों आगे की ओर चल देते हैं। राजकुमार, नाग कन्या और उसका मित्र। अब तीनों जब अपने शहर के नजदीक आ जाते हैं तो राजकुमार से सेनापति का पुत्र कहता है, देखिए मित्र, तुम शहर के बाहर रुक जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता को सूचना भिजवाता हूं और महाराज को यहां बुलवाऊंगा और सम्मान सहित वो हमें बुलाकर ले चलेंगे। मित्रों, सेनापति का पुत्र राजा को सूचना भिजवाता है। ये सुनकर महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि उसका लड़का परम सुंदरी रानी लेकर आया है। तो महाराज उसकी अगवानी के लिए शहर के बाहर आ जाते हैं। तब सेनापति का पुत्र राजा से कहने लगा कि महाराज, मैं आपको एक सलाह देता हूं। देखिए कितनी सुंदर रानी आई है, शायद आपने अभी तक ऐसी स्त्री नहीं देखी होगी। तो राजा कहने लगा, हाँ बेटी, तुम ठीक कहते हो और हम अपनी बहू रानी का
बड़े ही भव्य रूप से स्वागत करेंगे। बताओ हम कैसे इसका स्वागत करें। तब सेनापति का लड़का कहता है, महाराज आप इस मुख्य द्वार को तुड़वाकर और इसकी जगह आप फूलों का सुंदर दरवाजा बनवाइए, तभी हम इस शहर में प्रवेश करेंगे। राजा को भी सेनापति के लड़के की बात ठीक लगी। अब तो राजा उनके स्वागत के लिए दरवाजे को तुड़वा देता है और तुड़वा करके फूलों का दरवाजा बनवा देता है। पुष्पों का एक शानदार दरवाजा बनकर तैयार हो जाता है। श्रोताओं, अब राजकुमार और राजकुमार की पत्नी अपने मित्र के साथ अपने शहर में उसी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। जैसे ही उस दरवाजे के नीचे आते हैं तो वो दरवाजा फूलों का बना हुआ था और उस दरवाजे का गिरना पहले से तय था, क्योंकि उस मिस्त्री ने पहले ही बता दिया था कि उस नाग कन्या का दूसरा भाई दरवाजे को गिरा देगा। जैसे ही उसने दरवाजे के नीचे से वे निकलते हैं, वो दरवाजा उनके ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। अब राजकुमार मन में विचार करने लगा कि यह दरवाजा भी गिर गया, चलिए कोई बात नहीं है, फूलों का था इसलिए बच गए। इस बात को नाग कन्या फिर समझ जाती है कि यहां भी सेनापति के पुत्र ने बचा लिया है। वो फिर आगे चल देते हैं और अपने महल में आ जाते हैं। तो गंगाराम पटेल कहते हैं, हे नाई ध्यान से सुनना। राजकुमार और नाग कन्या सेनापति के पुत्र के साथ में अपने महल में आ जाते हैं। बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। उत्सव चल रहा था। उत्सव समाप्ति पर राजकुमार और नाग कन्या एक शयन कक्ष में चले जाते हैं और इधर वो सेनापति का पुत्र विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों को कैसे बचाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में इस नाग कन्या के पेट से नागिन निकलेगी और वो राजकुमार को खा जाएगी। मित्रों, इधर राजकुमार और नाग कन्या चलकर आए थे, इसलिए हारे थके होने के कारण जल्दी सो जाते हैं। दोनों को गहरी नींद आ जाती है। उधर रात्रि के ठीक 12 बजते हैं। सेनापति का जो पुत्र था राजकुमार का मित्र तलवार हाथ में लेता है और उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर गया और इंतजार कर रहा था कि कब नागिन इसके मुख से बाहर निकलेगी। दोस्तों, जैसे ही उसने देखा कि एक नागिन उसके मुख से निकल करके बाहर आ गई है और राजकुमार को खाने वाली है, तो सेनापति के पुत्र ने अपनी तलवार से उस नागिन के 2 टुकड़े कर दिए और नागिन को मारने के बाद बगल में ही डाल दिया। परंतु कहते हैं जब होनी होती है तब कुछ अलग ही घटना घटित होती है। सेनापति के पुत्र ने जब नागिन को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए तो उसके रक्त की एक बूंद उस नाग कन्या के होठ पर चली जाती है। सेनापति मन में विचार करता है कि मेरे मित्र की पत्नी के होठ पर नागिन का रक्त पड़ा है और रक्त की बूंद जहर युक्त है। अगर मेरे मित्र की पत्नी ने धोखे से भी इसे चाट लिया और ये रक्त उसके मुख में चला गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मुझे इसके होठ से इस रक्त को हटाना होगा। परंतु समस्या यह है कि इसे हटाऊं तो कैसे हटाऊं। ये एक नाग कन्या है, बड़ी कोमल राजकुमारी है और मेरा हाथ बड़ा कठोर है। यदि इसके होठ से मैंने हाथ लगा दिया तो इसे पता चल जाएगा। तो इसलिए वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसे मेरी जीभ से हटा देता हूं। यही सोचकर सेनापति के पुत्र ने अपनी जीभ से राजकुमारी के होठ पर पड़ी रक्त की बूंद साफ कर दी। मगर उसी समय जिस समय सेनापति का लड़का उस नाग कन्या के होठ के ऊपर रक्त को अपनी जीभ से साफ कर रहा था, उसी समय राजकुमार की आंख खुल जाती है। राजकुमार ने जब यह दृश्य देखा तो राजकुमार का खून खौल जाता है। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और कहने लगा, रे दुष्ट, एक बात बता, तू मेरे शयन कक्ष में रात्रि के 12 बजे क्या करने आया है और तू यहां क्या कर रहा है? लगता है मेरी स्त्री पर तेरी नियत गंदी है। दर्शक बंधुओं, राजकुमार के इतने शब्द सुनते ही सेनापति के पुत्र पर कोई जवाब नहीं आता है। अब तो वो कुछ बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे पत्थर के होने का डर था। उधर नाग कन्या भी जाग जाती है,
नाग कन्या से वो राजकुमार कहता है कि प्रिय, इस दुष्ट ने तुम्हारे साथ बहुत गंदा काम किया है। इस दुष्ट की नीयत साफ नहीं है, जरूर ये तुम्हें पाना चाहता है। मित्रों, आपको बता दें कि नाग कन्या तो सब जानती थी कि सेनापति का लड़का बिल्कुल ठीक है। नाग कन्या समझाने लगी राजकुमार को कि देखिए महाराज, कोई बात नहीं है, वो तुम्हारा मित्र है, आप उसे जाने दो। नाग कन्या के समझाने पर भी राजकुमार नहीं मानता है, लेकिन नाग कन्या उसके बचाव के पक्ष में रहती है, परंतु राजकुमार नहीं मानता है। राजकुमार कहने लगा कि मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तू ये बता, तू हमारे सैन कक्ष में क्या करने आया था। अब तो मित्रों, सेनापति के पुत्र के साथ बड़ी ही विकट स्थिति पैदा हो जाती है। यदि वो भेद को बताता है तो पत्थर का हो जाता है, और यदि भेद नहीं बताता है तो राजकुमार उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। सेनापति का लड़का अब विचार करने लगा कि मुझे अपने मित्र को समस्त बातें बता देनी चाहिए। तब सेनापति का लड़का कहता है, ठीक है मित्र, मैं तुम्हें बताता हूं, परंतु ध्यान रखना, ये बात बताते ही मैं पत्थर का हो जाऊंगा, फिर बाद में तुम पश्चाताप मत करना। राजकुमार कहता है, यदि तू नहीं बताता है तो मैं तुझे मार दूंगा। तू मुझे सच सच बता, तू यहां क्यों आया है। तब सेनापति का लड़का कहता है, मित्र, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूं। जब हम इस नाग कन्या की शादी करने के बाद वहां से चले थे, तो तुम्हारी मृत्यु तो उस वृक्ष के नीचे ही लिखी थी, क्योंकि वो वृक्ष एक नाग था और उस लड़की का भाई था जो तुम्हारी पत्नी है। वो वृक्ष का रूप धारण करके आया और हमारे तुम्हारे ऊपर गिरकर हमें तुम्हें मार डालना चाहता था। तब वहां मैंने आपसे शर्त लगाई थी कि हमें घोड़ों की दौड़ करनी है, तो तुमने मुझसे दौड़ की। तुमने देखा होगा कि वो वृक्ष ठीक उसी समय पर गिरा था जब हम उस वृक्ष के नीचे से गुजरे थे। सेनापति के बेटे की इतनी बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, हाँ मित्र, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, वो वृक्ष ठीक उसी समय पर गिरा था। इतनी बात जब सेनापति के लड़के ने बताई तो उसके दोनों पैर पत्थर के हो जाते हैं। सेनापति का लड़का कहता है, मित्र, अभी भी मान जाओ, आगे की कहानी मत पूछो, वरना मैं पूरा पत्थर का बन जाऊंगा। राजकुमार कहता है, नहीं, मुझे आगे बताइए, वरना मैं तुझे काट दूंगा, मुझे क्रोध आ रहा है। तब सेनापति का लड़का आगे कहता है कि तुम्हारी पत्नी का दूसरा भाई तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे नगर के मुख्य द्वार पर आकर बैठ गया था। उसने सोचा था कि जैसे ही हम दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही दरवाजा हमारे ऊपर गिरा देगा और हम दबकर मर जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता से कहकर वह दरवाजा तोड़वाकर और फूलों का दरवाजा बनवाया था, और जब हम तुम उसके अंदर प्रवेश कर रहे थे तो वो दरवाजा गिर पड़ा था। तब राजकुमार कहने लगा कि हाँ मित्र, वास्तव में वो दरवाजा गिर गया था, ये तुम सही कह रहे हो। सेनापति का लड़का बोला, मित्र, वो मैंने ही तुम्हें वहां से बचाया था, पर देखिए मित्र, अब मेरा आधा शरीर पत्थर का हो गया है, मुझे बोलने लायक रहने दीजिए, नहीं तो मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। मुझसे आगे मत पूछिए। राजकुमार कहता है, नहीं, तुम मुझे आगे और बताओ, तुम इस कक्ष में क्यों आए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब सेनापति का लड़का कहता है, मित्र, ध्यान से सुनो, तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम अपनी पत्नी के साथ शयन कक्ष में सो रहे थे, आधी रात के समय तुम्हारी पत्नी के मुख से एक नागिन निकलकर तुम्हें डसने वाली थी। उसी से बचाने के लिए मैं तुम्हारे कक्ष के अंदर आया था। रात के 12 बजे जब इसके मुंह से वो नागिन निकलकर बाहर आती है और वो तुम्हें डसने ही वाली थी, उसी समय मैंने उसे तलवार से काटकर टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। और विश्वास नहीं हो तो ये नागिन देख लो, अभी भी वहां कटी पड़ी है, तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लो। मित्रों, कटी हुई नागिन के टुकड़े देखकर राजकुमार अचंभित हो जाता है। राजकुमार बोला, परंतु आपने इस राजकुमारी के मुंह की तरफ अपना मुंह क्यों बढ़ाया। तब सेनापति का लड़का आगे कहता है कि तुम्हारी स्त्री के होठ पर उस नागिन के विषैले रक्त की बूंद गिर गई थी।
मैंने सोचा यदि ये नाग कन्या इस बूंद को चाट गई और ये विष इसके अंदर चला गया तो मर जाएगी। उस बूंद को हटाने के लिए मैंने विचार किया यदि हाथ से हटाऊंगा तो नाग कन्या जाग जाएगी, क्योंकि मेरा हाथ कठोर है और राजकुमारी कोमल है। इसलिए मैंने जीभ से हटाना उचित समझा और जीभ से हटाते समय आपने मुझे देख लिया। हे मित्र, बस यही कारण था। तब राजकुमार कहता है, बिल्कुल सही बात है। कटी हुई नागिन को देखकर मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया है। इधर उन दोनों में इतनी बात ही हो पाई थी कि इतने में सेनापति का बेटा गर्दन तक पत्थर का हो जाता है। अब रहने दीजिए, नहीं तो मैं पूरा पत्थर का हो जाऊंगा। तो राजकुमार कहता है, नहीं मित्र, मुझे पूरी बात बताइए, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तो फिर सेनापति का पुत्र कहने लगा कि देखिए मित्र, मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब मैं पूरा पत्थर का हो जाऊं और तुम्हारे पहले पुत्र का जब जन्म हो, और यदि आप पुत्र का मस्तक काट कर उसके रक्त से मुझे स्नान करा दोगे तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा, मेरा पत्थर का रूप समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर के वो सेनापति का लड़का पत्थर का हो जाता है। गंगाराम पटेल बोले, बुलाकी नाई, ध्यान से सुनो। जब वो लड़का पत्थर का हो जाता है, अब तो राजकुमार बड़ा सोच करता है। वो उसका बड़ा ही परम मित्र था। राजकुमार ने उसको उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे समय निकलता गया। 1-2 वर्ष का समय बीत जाता है तो राजकुमारी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा होता है। उस नाग कन्या के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तो नाग कन्या को वो बात याद थी। उसने वो बात राजकुमार को बताई तो राजकुमार अपनी पत्नी नाग कन्या के पास जाता है और उससे कहने लगा कि प्रिय, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो नाग कन्या बोली, अवश्य याद है, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, यदि हम जीवित रहे तो हमारे पुत्र और भी हो जाएंगे, परंतु तुम्हारा मित्र तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने इस पुत्र को लेकर के वहां चलना चाहिए और तुम्हारे मित्र को जीवित करना चाहिए। तो देखिए बुलाकी, वो राजकुमार और राजकुमारी नाग कन्या दोनों अपने पहले पुत्र को लेकर के उस चौराहे पर आ जाते हैं और उस चौराहे पर उन्होंने अपने पुत्र की गर्दन काटकर उसकी पत्थर की प्रतिमा को, जो उसका मित्र था, सेनापति का लड़का था, उसकी पत्थर की प्रतिमा थी, उसको स्नान करा दिया और वो राम राम कह करके जीवित हो जाता है। उसका पत्थर का शरीर समाप्त हो जाता है और वही सेनापति का पुत्र फिर से युवक बन जाता है और दोनों मित्र बड़े हर्ष और शोक के साथ एक दूसरे से गले मिलते हैं। हर्ष इसलिए था कि सेनापति का पुत्र जीवित हो गया था और शोक इसलिए था कि राजकुमार और नाग का पुत्र समाप्त हो चुका था। तो भाई, हे बुलाकी नाई, तुम जरूर उस राजकुमार और उस राजकुमारी को देख करके आए होगे। जो राजकुमार था उसकी पत्नी थी नाग कन्या, जिसने अपने पुत्र को काट करके अपने मित्र को स्नान कराया था। नाग कन्या कहने लगी, स्वामी, ये 3 लोग बहुत बड़े वफादार होते हैं। समय आने पर ये अपने प्राण भी देकर आपका प्रिय कार्य करते हैं। पहला, आपका हितैषी वो होता है जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता है और बदले की कभी उम्मीद नहीं करता है। ऐसा मित्र अगर मिल जाए तो उसे कभी खोना नहीं चाहिए। नंबर 2, माँ बाप से बढ़कर कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता। माँ बाप अपनी जान देकर भी आपका प्रिय कार्य करते हैं और संकट आने पर स्वयं को संकट में डालकर आपको बचाने की सोचते हैं। आप उनके लिए भले ही कुछ मत करो, फिर भी वो आपका भला ही सोचते हैं। ऐसे माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई वफादार नहीं हो सकता। नंबर 3, जो आपको अच्छी सलाह देता हो और बदले की कभी उम्मीद ना करता हो, पल पल पर जिसे आपकी परवाह हो और आपके पीठ पीछे भी आपका अच्छा करे, वो हमेशा आपका वफादार है। तो देखिए श्रोताओं, गंगाराम पटेल ने बड़ी चालाकी से, बड़े शानदार तरीके से उस बात का जवाब बुलाकी नाई को दिया। बुलाकी नाई एकदम संतुष्ट हो गया और अगले दिन फिर से आगे चलने की तैयारी में जुट जाते हैं। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।